नमस्कार दोस्तों, उदय पथ में आपका स्वागत है। दोस्तों, चौहानों ने प्रेम किया, इसको भी भारतीय इतिहास जानता है। और चौहानों ने जब मातृभूमि के लिए जंग लड़ी, इसे भी भारतीय इतिहास बहुत अच्छी तरह से जानता है। उन्हीं चौहानों के लिए मैं पहले दो पंक्ति प्रस्तुत करूंगा। प्रेम प्रेमिका बिंदिया गजरा छोड़ के सब कुछ आऊंगा, ऐ माटी आवाज लगा मैं तुझ में ही मिल जाऊंगा। प्रेम प्रेमिका बिंदिया गजरा छोड़ के सब कुछ आऊंगा, ऐ माटी आवाज लगा मैं तुझ में ही मिल जाऊंगा। राजपूत का पुत्र हूं भारत, है वचन प्राण से प्यारा। राजपूत का पुत्र हूं भारत, है वचन प्राण से प्यारा। ऐ धरा का जर्रा जर्रा सुन, ऐ धरा का जर्रा जर्रा सुन, तुझे रक्त से सींच के जाऊंगा, तुझे रक्त से सींच के जाऊंगा। दोस्तों, जब कोई बहुत खुश होता है तो लोग यूं ही कहावत कह देते हैं, अरे मानो तुम तो रणथंभौर जीत लिए हो। ये कहावत उतना ही सच है दोस्तों, पर इस कहावत के पीछे चौहानों का बलिदान है। ऐसा नहीं कि पृथ्वीराज के बाद चौहानों ने अपना बलिदान नहीं किया, उसके बाद भी किया, लेकिन इन चीजों को बहुत कम दिखाया गया, उसे छुपाया गया। जब दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान के बाद जब दिल्ली में सुल्तानों का शासक होता है, वहां पे मुस्लिम सुल्तान बैठना शुरू हो जाते हैं, तो उस समय पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज चौहान, ये लोग अपना ठिकाना रणथंभौर की तरफ बनाते हैं। और वहां पहुंचने के बाद धीरे धीरे अपनी जड़ें मजबूत करना शुरू करते हैं। पर उन्हीं शाखाओं में धीरे धीरे एक ऐसे शख्स पैदा होते हैं जो चौहानों का नाम एक बार फिर से रोशन करते हैं। उनका नाम था हमीर देव चौहान, जिन्हें लोग हठी हमीर के नाम से जानते थे। इनके पिता का नाम था जैत्र सिंह। और जब 10 वर्ष की आयु के हुए तो इनके पिता जैत्र सिंह ने इनका राज्याभिषेक कर दिया, इन्हें सिंहासन पर बैठा दिया। क्योंकि इनके पराक्रम, इनकी बुद्धिमत्ता और इनके साहस को देख के इनके पिता जानते थे कि शायद चौहानों का साम्राज्य फिर से वापस ला सकता है और दिल्ली से इन सुल्तानों को खदेड़कर भारत के बाहर लेके जाएगा। इसी आस को लेके उन्हें वे रणथंभौर के सिंहासन पर बैठा देते और उनका नाम था हठी हमीर। हठी हमीर नाम उन्हें बाद में दिया गया क्योंकि वे बड़े जिद्दी शासक थे। वे 10 वर्ष की आयु 1282 में सिंहासन पर बैठते हैं, मतलब 1272 में पैदा हुए थे। जब वो सिंहासन में बैठ जाते हैं, इसके बाद उन्होंने जब थोड़ी सी आयु 1-2 साल के और हुए तो इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार करना शुरू किया। उतनी छोटी सी उम्र में अपने आसपास के राजाओं को सबसे पहले जीतना शुरू किया, रणथंभौर की जमीन को फैलाना शुरू कर दिया। एक चीज और दोस्तों जो मैं बताना भूल गया, यही हमीर देव चौहान जिन्हें स्वयं महाराणा प्रताप अपना आदर्श मानते हैं। अब सोच लो, जिस शख्स को स्वयं महाराणा प्रताप अपना आदर्श मानते हो, वो शख्सियत कैसी रही होगी। और हमीर देव चौहान के भुजाओं में ताकत इतनी थी कि अपने तलवार की एक वार से वे हाथी का सिर धड़ से अलग कर देते थे। और उनका जीवन काल पूरा 30 वर्ष का रहा। 10 वर्ष की आयु में गद्दी पे बैठते हैं और जब वो 30 वर्ष के थे उसी समय उन्होंने अपना आखिरी युद्ध लड़ा था और कुछ धोखेबाजी के चलते या कैसे भी चलते वो युद्ध को हार गए थे और वे मृत्यु को प्राप्त हुए थे। मतलब 20 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने जीवन में 17 युद्ध लड़े, जिसमें 16 युद्ध में कभी उनकी हार नहीं हुई। 17वें युद्ध में कहा जाता है कि कुछ धोखेबाजी और गद्दारी के चलते उनकी हार हुई थी। तो यह परिचय था हमीर देव चौहान का। वे आसपास के राजाओं को तो जीत चुके थे,
अब वहां पे दिल्ली में कौन था उस समय, किसका शासन चल रहा था? जलालुद्दीन खिलजी, जो अलाउद्दीन खिलजी का चाचा लगता था। और उसके इस बात की भनक लगी, उसकी खबर लगी कि रणथंभौर का साम्राज्य दिन पे दिन देख रहा हूं बढ़ता जा रहा है। और वहां पे है कौन? वहां पे चौहान है, चौहानों का ही शासन है। इससे पहले वह जानता था कि चौहानों का किस तरह से मोहम्मद गौरी के साथ सामना हुआ था। वो चौहानों का इतिहास जलालुद्दीन खिलजी अच्छी तरह से जानता था। उसने क्या काम किया? 1290 में रणथंभौर पर हमला। बोला भैया पहले इसे अपने रास्ते से हटाओ, वरना मैं चौहानों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, उनका इतिहास मुझे पता है, यह कल हमें दिल्ली से भगा के बॉर्डर पार कराएगा। अब वो हमला किया, लेकिन उसे कुछ हाथ नहीं लगा। रणथंभौर से फिर वापसी दिल्ली। 1 साल बाद फिर हमला। शायद बोला इस बार शायद कुछ करके दिखाऊं। फिर हमला, फिर वापसी दिल्ली। तीसरी बार फिर हमला, मतलब 1290 91 92 में फिर हमला करता है वो। और इस बार भी उसे करारी शिकस्त, घेरे डाला, बहुत कुछ किया, मतलब हार का ही सामना करना पड़ा उसे। फिर उसने ये सोचा कि भैया अगर मैं यहां रहा तो यहां तो मैं हारूंगा ही, सैनिक भी बर्बाद करूंगा, अपनी बर्बादी करूंगा, साथ में दिल्ली में भी मेरे हाथ से जाएगी, मैं कहीं का नहीं रहूंगा। फिर अपने कमांडर से, अपने सेनापति से भैया बोला कि अपना ये तंबू, घोड़े, हाथी बटोरो, चलो वापस दिल्ली चलते हैं, रणथंभौर जीतने का सपना छोड़ दो। लेकिन एक कहानी हम लोगों ने बचपन में सुनी है कि जब लोमड़ी अंगूर नहीं पाती है तो लास्ट में क्या कहती है कि अंगूर खट्टे हैं, यह कह के वो पेड़ से वापस चली जाती। यही हाल, यही चीज जलालुद्दीन मोहम्मद ने वहां पे कहा भैया ऐसे किले तो हम मुसलमानों के एक बाल के बराबरी में नहीं समझते, ऐसे 10 किले चाहे तो हम मुसलमानों के एक बाल के बराबर न्योछावर कर दें, मतलब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ऐसा बोलते हुए वह दिल्ली की तरफ निकल पड़ा। लेकिन ऐसा नहीं था कि रणथंभौर में शांति हो गई। यहीं से फिर रणथंभौर में और ज्यादा अशांति होना शुरू होता है। फिर नंबर किसका आता है? जो दूसरा जंग अब से शुरू होने वाली है, और एक खतरनाक जंग शुरू होने वाली है, जिसमें बड़े ही तिकड़मी तरीके से इस जंग को लड़ा जाता है। वो जंग थी हमीर देव चौहान की अलाउद्दीन खिलजी के साथ। लेकिन मैं इस वीडियो में अलाउद्दीन खिलजी के जंग के विषय में बात नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं अपने अगले वीडियो में, अगले भाग में अलाउद्दीन खिलजी के साथ उन्होंने क्यों जंग लड़े, उसके कई सारे कारण थे। मेन तो 2 कारण थे। इन सारी चीजों को मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।